Welcome everyone. I'd like to introduce Dr. Preeti Kohli today, who's going to be presenting a talk on the journey by Brandon Bays. Dr. Preeti Kohli, BHMS, has been a consulting homeopathic physician for over 20 years and a transformational coach for over 11 years. She currently serves as one of the founding members and director at the AHA movement. Through her work, she has touched thousands of lives and has successfully conducted over 190 workshops in alternative healing therapies. She was introduced to meditation and mindfulness at the age of 15. Her keen interest to understand the body-mind-soul connect and help people grow holistically led her towards learning and practicing other root cause therapies like past life regression, inner child healing, rebirthing breathwork, and family constellation. One of her passions is to work with parents and kids. She also volunteers to teach meditation for children at schools through the Soul Science Foundation. Please welcome Dr. Preeti Kohli. Thank you. Namaste friends, a very good afternoon to all of our friends joining live. Thank you so much Divya. Thank you Asha ji for this beautiful platform. Thank you Vidhi and thank you all the beautiful friends who are joining us live and who will also be watching this later. So today I'm going to be sharing as Divya ने mention किया कि आज ये book जो है journey इसके बारे में मैं share करने वाली हूँ. एंड ये जो ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेरियस बुक्स शेयर की जा रही हैं, जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम फीमेल ऑथर्स में किसी एक को चूज करें, तो सबसे पहले तो ये वाली बुक इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मैं इस पे प्रेजेंट करूं, क्योंकि ये वो इकलौती बुक है जो जब मैंने उठाई ये बुक पढ़ने के लिए 2 दिन के अंदर मैंने इसको फिनिश किया. ये इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, इतनी ग्रिपिंग बुक है. और जैसे कि इसका टॉपिक बताता है कि द जर्नी, ब्रैंडन बेस ने अपनी जर्नी शेयर की, अपनी हीलिंग जर्नी शेयर की है. और ना ही अपनी हीलिंग जर्नी शेयर की है, बट उनका जो काम है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि उनकी जो हीलिंग हुई वो कैसे हुई, उस जर्नी को स्टडी करके उन्होंने और बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है अपने को हील करने के लिए, अपनी लाइफ हील करने के लिए. तो ये जो पूरी हीलिंग है एक्चुअली इट्स अ जर्नी. क्योर और हीलिंग में ये जो फर्क होता है, क्योर है कि बस एक इलनेस चली गई, whereas healing is always a journey. तो ये वाली बुक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स. एंड दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी एज आई सेड कि मैं 2 दिन में ये बुक में नॉर्मली इतना ज्यादा एक टाइम पे नहीं पढ़ती हूँ, बट ये इकलौती बुक है जिसको मैं छोड़ नहीं पाई. और इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि इस ऑथर के बारे में और इनकी बुक के बारे में मैं जब आपसे शेयर करूंगी, बहुत मैंने इनके ही वर्ड्स उठाए हैं इनकी बुक में से. तो जो इनकी ऑथर है ब्रैंडन बेस, ये यूएस में बॉर्न हुई हैं और इन्होंने बहुत साल एज अ थेरेपिस्ट काम किया. टोनी रॉबिन्स जो एक बहुत ही जाने माने नेम है इस फील्ड के, तो उनके साथ ये ट्रेनर रही, उनके ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स करती रही, बहुत लोगों को हेल्प करती रही बहुत साल. So about when she was around 39 years of age, तब ऐसा हुआ कि इनको एक ट्यूमर डायग्नोज हुआ. और जो ये अपनी जर्नी बताती हैं कि जब इनको ट्यूमर हुआ, इन्होंने बहुत महीनों से देखा था कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो रहा है, पेट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है. और जैसे कि बहुत लोगों को इस एज पे लगता है कि ठीक है, मे बी आई एम ईटिंग अ लिटिल मोर, मे बी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो ठीक है थोड़े से लूज कपड़े पहने. और कहीं ना कहीं उसको वो रैशनलाइज करती गई. एंड फाइनली एक पॉइंट पे जैसे वो बताती है कि उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी ब्लीडिंग होने लगी और ये अब अटेंशन मांग रहा है. तो एक वो फ्रेंड के साथ गई, उन्होंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली. और जब वो डॉक्टर से मिली तो पूरे डॉक्टर ने एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेशन की, सोनोग्राफी की, जो सारा पूरा एक प्रोसेस चला आधे से 1 घंटे का उनका एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के साथ. जिसके बाद उनके डॉक्टर ने बताया कि आपके जो यूट्रस में एक बास्केटबॉल साइज का ट्यूमर है. तो कहीं पे
एक सेंस में ब्रैंडन जैसे बताते हैं कि इतना मुझे डिसबिलीफ हुआ, और एक्चुअली एक सेंस में एक शेम भी महसूस हुई, क्योंकि खुद ट्रेनर होने के नाते अच्छी डाइट जानती थी, उन्होंने नेचुरोपैथी स्टडी की हुई थी, तो डाइट वो अकॉर्डिंगली लेती थी, अपने एक्सरसाइजेस करती थी, अपने थॉट्स का ध्यान रखती थी, मेडिटेशन करती थी। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद अब एक सेंस में तो डिसबिलीफ हुआ पहले उनको कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो थोड़ा सा उन्होंने इवन मजाक में ये डॉक्टर से कहा कि आई थिंक यू मस्ट बी जोकिंग, बास्केटबॉल तो बहुत बड़ा होता है। तो शी सेड, डॉक्टर ने कहा, हाँ ब्रैंडन, बास्केटबॉल का ही साइज है आपका जो ये ट्यूमर है। यू आर लाइक अ 5 month ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन, कि जिसके अंदर इतना बड़ा है, और वो यूट्रस इतना बड़ा हो गया है, जैसे एक 5 महीने की जो प्रेग्नेंट लेडी का होता है, कि जहाँ आसपास के ऑर्गन्स पे प्रेशर दे रहा है। और जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो सिर्फ जो यूट्रस की जो नॉर्मल पीरियड्स वाली ब्लीडिंग है वो नहीं है, एक्चुअली आपके अंदर ब्लीडिंग ऑर्गन्स में भी हो रही है। और ये जो अभी स्टेज है, दिस रिक्वायर्स इमीडिएट सर्जरी, नहीं तो आप ये ब्लीडिंग की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली ब्रैंडन बिल्कुल शॉक में थी, और क्योंकि वो ये सब थेरेपीज जानती थी और बिलीव करती थी, और कहीं उन्होंने इतना पढ़ा हुआ था और केस स्टडी किए हुए थे कि किन किन तरह के क्योर्स हुए हैं, किन किन तरह के लोगों को कैंसर्स हुए हैं और वो लोग ठीक हुए हैं। तो कहीं उनको ये लगा कि अगर एक भी पर्सन एक्चुअली ठीक हो सकता है तो मतलब कोई और भी ठीक हो सकता है। तो अगर मेरा ये बास्केटबॉल साइज का भी है ट्यूमर, तो भी मैं इसको ध्यान देके इसको ठीक कर सकती हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर, मैं जो ये सब करती हूँ, आई वुड लाइक टू वॉक माई टॉक। तो मैं बाकी पेशेंट्स को हेल्प करती हूँ, मैं बाकी लोगों को हेल्प करती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मुझे इसमें बिलीफ है, तो मैं सीधा अभी सर्जरी तो नहीं करूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप मुझे कितना टाइम दे सकते हैं? तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेरे साथ टच में रहना पड़ेगा, पहले तो ये ब्लीडिंग बंद होनी चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको 1 महीने का टाइम दे सकती हूँ। तो ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, जो जिसको ब्रैंडन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं, रियली एक्चुअली आप अगर हम में से कोई भी किसी को कोई इलनेस है, सो वी कैन एक्चुअली फील, जब आप ये बुक पढ़ेंगे, कि कैसे वो एक जो दुविधा है उनकी, कि वो एक डॉक्टर के रूम में बैठी हैं, डॉक्टर उनको जो बोल रहे हैं, एक डर बहुत नेचुरल है जब वो कहती हैं कि वी मे लूज यू, कि अगर आप इसको लाइटली लोगे तो, और उसके साथ फिर वो कैसे उनके साथ बात करती हैं। अब जब यहाँ से निकलती हैं तो वो बोलती हैं कि दो आई डिडंट नो व्हाट माय हीलिंग जर्नी वुड बी, somehow I realized that the same part of me that had been responsible for creating the tumor would be responsible for uncreating it. And in this recognition, I felt like a childlike innocence and trust that somehow I would be guided to discover what it was this pelvic mass had to teach me. तो इस जब वो निकली वहां से, उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर उनको बिल्कुल ये भरोसा था, अपनी बॉडी की विजडम में जो इतना भरोसा था कि जिस विजडम ने इसको क्रिएट किया है, वही विजडम इसको अनक्रिएट भी करेगी और मुझे गाइडेंस मिलेगी। तो इस ट्रस्ट के साथ रियली वो यहाँ से इस डॉक्टर के कैबिन से निकली, और यहाँ से जब वो निकली तो वो कहती हैं कि आई हैड नो डाउट दैट माय द पार्ट ऑफ माय जर्नी वुड इन्वॉल्व अनकवरिंग एंड डिस्कवरिंग what it was the tumor had to teach me. I knew I would need to find out what past unresolved emotional memories and patterns were residing in the cells, learn whatever lessons were there, and finally resolve and release them. So friends, ये जो जानकारी थी, उनको कहीं ना कहीं इतना भरोसा था कि बिल्कुल ये हो सकता है, एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था जिसके साथ वहां से वो निकली। और क्योंकि वो उन्होंने काफी और काम किया हुआ था, तो उनको ये पता था कि डेफिनेटली एक इमोशनल पार्ट इसमें है,
फ्रेंड्स, जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस का हम कहते हैं एनर्जी इन मोशन, दैट्स एन एनर्जी, और वो हमारे सेल्स में स्टोर होते हैं। तो इसके हम आगे बात करने वाले हैं थोड़ा सा और डिटेल में, जहाँ ब्रैंडन बताती हैं। बट क्योंकि उनको ये ऑलरेडी नॉलेज थी, उनको पता था कि अगर ये ट्यूमर बना है मेरे बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी पास्ट की अनरिजॉल्व इमोशनल मेमोरीज हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे उनको डॉक्टर ने बोला कि अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती है तो आपकी डेथ भी हो सकती है इसके कारण। तो सबसे पहले उन्होंने एक होम्योपैथिक स्टोर पे गई, वो उन्होंने ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए कोई दवाई पिकअप की और थोड़ा सा एनएलपी की प्रैक्टिस की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, और इसके साथ 2 से 3 दिन के अंदर उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल कम हो गई, एकदम स्पॉटिंग जैसा हो गया। तो उन्होंने अपने डॉक्टर को ये फोन करके बताया, डॉक्टर ने बोला ठीक है, दिस इज गुड, बट आप इसको लाइटली मत लेना। फिर उसके साथ उन्होंने जो किया कि बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो सारे फूड है उसको अपने डाइट से निकाला, ग्रीन फूड, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे चली गई। तो ये अलग अलग थेरेपीज हैं, फिजिकल थेरेपीज, मसाज थेरेपी, कोलोनिक इरिगेशन और क्रेनियल सेक्रल मसाज थेरेपी। उनकी जो पूरी जर्नी है जो वो डिस्क्राइब करती हैं, उसमें ये सब चीजें, जो पहले होम्योपैथी, एनएलपी, डाइट, और उन्होंने कुछ मसाज किया और कोलोनिक इरिगेशन, एंड देन शी वाज एक्चुअली रेफर्ड टू दिस क्रेनियल विसरल मसाज थेरेपिस्ट। तो ये सब उन्होंने बोला कि जैसे मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रही थी ताकि बॉडी इसको रियली सपोर्ट, इसको हील करने में सपोर्ट कर सके। बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि ये जो पास्ट के इमोशनल इश्यूज हैं उनको, मुझे एक नोइंगनेस थी कि मैंने उनको रिजॉल्व नहीं किया है। मैंने बहुत सारा और काम किया था, बट मुझे कहीं पता था कि कुछ लिंगरिंग चीज है जिसपे मैंने अभी तक टच नहीं किया है। तो जो इनकी जो जैसे बताती कि जर्नी शुरू हुई, उनको साइंस हर जगह से मिलता गया। जैसे मैंने कहा कि ये खुद टोनी रॉबिन्स के साथ एक ट्रेनर रही हैं। इनके हस्बैंड डॉन भी टोनी रॉबिन्स के साथ ट्रेनर थे। तो जब ये डायग्नोज हुआ तो इनके हस्बैंड टोनी रॉबिन्स के साथ एक सेमिनार में कहीं थे दूसरी जगह पे, और इन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया, और हस्बैंड ने टोनी रॉबिन्स को इमीडिएटली फोन दिया। और जैसे ही उन्होंने टोनी रॉबिन्स, जैसे वो बताती है कि एक बिल्कुल एक शर्म थी अंदर के, कैसे मैं बताऊं कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मेरे अंदर इतना बड़ा एक ट्यूमर आ गया है और मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। तो ये टोनी रॉबिन्स को बताती हैं कि आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था। और टोनी रॉबिन्स कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल देखा है। तो उन्होंने बताया कि इतना बड़ा ट्यूमर हुआ है, और टोनी रॉबिन्स ने उनको कहा डोंट वरी, आई नो यू विल गेट इट हैंडल्ड। तो ये जो वर्ड्स थे उनके लिए बिल्कुल एक एफर्मेशन की तरह बन गए, यू विल गेट इट हैंडल्ड। एक उनको इमिडिएटली जो डॉक्टर की जो शेकिंग, एक एक ऐसा जो उन्होंने कहा था कि वी कैन इवन लूज यू, पर जब टोनी रॉबिन्स ने उनको ये कहा, दिस वाज लाइक अ मैसेज दैट केम टू हर। और उसके बाद जो अपनी जर्नी बताती हैं कि एक के बाद एक शी वाज एक्चुअली गाइडेड फ्रॉम वन मसाज थेरेपिस्ट टू अ cranial sacral massage therapist, different people who are actually, और उनके अपने फ्रेंड्स। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत लोगों को नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि सब अपने डाउट्स बोलेंगे उसके बारे में, जो भी अपने ओपिनियन देंगे, बट जो लोग इनको समझ सकते थे इन्होंने 8 लोगों को बताया। और 8 में से कम 3-4 लोगों के मुंह से बिल्कुल सेम शब्द निकले, यू विल गेट इट हैंडल्ड, दिस इज नॉट अ बिग डील, यू विल गेट इट हैंडल्ड। तो एक कहीं उनको ऐसा लगा जैसे कि एक साइंस आ रहे हैं मुझे हर जगह से, जो बिल्कुल सेम वर्ड्स कैसे अलग अलग लोगों से आ रहे हैं, और इनका भरोसा बैठने लगा इसके ऊपर। And then she said that I was actively taking care of my physical body in preparation for the healing. I still had not addressed the emotional side. ये मैंने आपको भी जैसे बताया. I checked inside to see if I was avoiding facing the issue. And I honestly didn't feel I was. I was just staying open and trusting I would be guided, and hadn't yet
felt called or pulled to dive into the emotional cause of the tumor. तो वो बिल्कुल अब तैयारी अपनी कर रही थी कि अब मैं उसमें डाइव इन करूंगी। और जो क्रेनियल सेक्रल मसाज थेरेपिस्ट जिसके पास फाइनली इनको गाइड किया गया, ये एक दूसरी जगह है उनके घर से थोड़ा सा दूर जहाँ पे ये जाने लगी। और ये जो मसाज थेरेपिस्ट है, इनके साथ जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया उनकी हीलिंग का, दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर हर। तो ये सुरजा नाम की जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने वो जैसे मसाज कर रही थी, तो उसके साथ उनको बोला कि ब्रैंडन, व्हाई डोंट यू now just with your eyes closed, in your mind's eye, take some steps right into your tumor and see what it looks like down there. और ब्रैंडन कहती है कि her suggestion seemed so obvious but somehow it felt right, so I just did that. तो जब ब्रैंडन उन्होंने बोला कि आप जो आपका ट्यूमर है उसके अंदर, जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो आप ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं, उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे मैं उसके अंदर उतर रही हूँ, अपने ट्यूमर के अंदर। और जो मैंने देखा वो एक मेमोरी थी जो बचपन की थी। और ब्रैंडन बताती हैं कि ये करीब मैं 3-4 साल की थी उस टाइम पे, और ये मेमोरी मैंने पहले भी देखी हुई है। बट कहीं पे ये मेमोरी जो है, बहुत बार हम जब अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं या हमारी इवन चाइल्डहुड मेमोरीज देखते हैं, और बहुत बार हम जब हीलिंग के प्रोसेसेस भी करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम उसको सिर्फ एक थॉट लेवल से देखते हैं या हम दूसरे से शेयर कर लेते हैं, और उसकी फीलिंग को एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो कहीं पे उनको रियलाइज हुआ कि भले ये वाली मेमोरी पे मैंने बहुत बार पहले विजिट किया है, पर एक्चुअली इसकी मैंने इमोशंस को नहीं फील किया है। तो उन्होंने कहा, आई वाज फाइनली लेटिंग माई सेल्फ feel the natural emotions that I hadn't let myself experience at the time of the trauma. Somehow, even as a small child, I had learned that I wasn't allowed to show my true feeling. And more important, I hadn't even able to admit to myself. ये फ्रेंड्स, हम बहुत लोगों के साथ यही होता है। जब हम बच्चे होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको खुश देखना चाहते हैं। तो कई बार जब हमारे साथ कुछ भी ऐसी हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स होती हैं, और सैडनेस की, एंगर की, बिट्रियल की, जेलसी की, जो अगर हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स एनकरेज नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे, दे विल नॉट बी ओके और हैप्पी विद अस फीलिंग दैट वे, वी एक्चुअली स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम फीलिंग इट। तो वो हमारे जो इमोशन है, जो मैंने कहा एनर्जी होती है, क्योंकि हम पूरी तरह फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए बिल्कुल भगवान के जैसे होते हैं उस टाइम पे, वो दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी सीइंग अस दैट वे। तो कहीं पे ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ये एनर्जी जो अगर हम पूरी तरह बस फील कर ले और एक्सप्रेस उसको होने दे, तो वो एनर्जी अपने आप फ्लो हो जाएगी। एनर्जी का जो नेचर होता है वो फ्लो करना होता है। तो पर क्योंकि हम अपने को फील नहीं करने देते हैं, और स्पेशली जब पेनफुल मेमोरी होती है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो शॉक होता है या जो एक सेंस में पेन होता है, उसके कारण हमारी ब्रेथ भी रुक जाती है और ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो उनको ध्यान में आया कि जब इवन वो छोटी बच्ची थी तभी भी उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाई थी। तो इस टाइम पे जब ये मसाज साथ में चल रहा था, जब उनकी थेरेपिस्ट ने उनको कहा कि आप अपने यूट्रस के अंदर इस ट्यूमर के अंदर जाइए, तो उन्होंने उसके अंदर जाके ये जो मेमोरी में देखा और रियलाइज किया कि फीलिंग्स मैंने ट्रू नहीं फील की हैं। और बोलती हैं कि मुझे इतना सरप्राइज लगा कि वो जो इंटेंसिटी थी अभी जो सडनली उस इमोशन की थी, वो इतनी ज्यादा थी क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल जैसे कि ना बंद करके रखा हुआ था और कहीं पे अपने को कन्विंस किया था कि इट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, ये बहुत बार हम सब ने किया हुआ है। अगर आज जो हम प्रोसेस करेंगे इसके एंड में, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग के एंड में, इसमें हम रियली यही करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमने अपने पेरेंट्स से सुना है, स्पिरिचुअल लेक्चर्स में सुना हुआ है, तो हम
जो मेमोरीज होते हैं उनको हम रैशनलाइज कर देते हैं, या उनको एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब उनको पहले फील नहीं करते और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तो कहीं पे ये इमोशंस बाईपास हो जाते हैं, ये एनर्जी हमारे अंदर ब्लॉक्ड रह जाती है। तो ये सब हमारे सबके साथ हुआ है। और तो ये वो कह रही हैं कि मुझे इतना सरप्राइज लगा क्योंकि इस मेमोरी में इतनी इंटेंसिटी थी कि जब वो मसाज कर रही थी और जब मैं उसमें अब देख रही थी उसी मेमोरी को जो मैंने कितने बार देखी हुई थी, तो मेरे बस आंसू निकले जा रहे थे। And as the tears streamed down my cheeks, peace washed through my body. The peace of completion. जब ये हुआ और जब मेमोरी में गई, उसके बाद जो सुरजा ने उनको गाइड किया, पहले तो वो फील किया उन्होंने इमोशन, और फिर उन्होंने कहा कि आप अब विजुअलाइज करो कि एक कैंप फायर आपने लाइट किया है और ये कैंप फायर के अराउंड वो सारे लोग हैं जो इस मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं। तो उनके पेरेंट्स थे, और इस कैंप फायर के अराउंड आपको जो भी एक्सप्रेस करना है, जो भी किसी के साथ शेयर करना है, आप वो शेयर कीजिए। तो उन्होंने देखा कि उनका जो वो चाइल्ड वर्जन था, उनका अपना अडल्ट वर्जन भी था, उनके पेरेंट्स थे, एंड वॉट एवर शी नीडेड टू से, जो भी उनको अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस करना था, उनके पेन के बारे में उन्होंने एक्सप्रेस किया। और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये भी पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। तो कहीं पे अपने ही माइंड के अंदर ये जो एक्सप्रेशन उनका हो रहा था, जब ये चाइल्ड के अंदर इतना पेन था तो वो चाइल्ड पेरेंट्स को का पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकता है, पर जब इस चाइल्ड ने एक्चुअली अपने इमोशन को फील कर लिया और फिर एक्सप्रेस किया, तब वो एक्चुअली समझ पाए कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा था। ब्रैंडन ने बताया कि ब्रैंडन की एक सिस्टर थी जो जब 4 साल की थी, शी ड्राउन्ड। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो इतने सैडनेस में एक्चुअली डूबे हुए थे खुद, कि वो रियली इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे मेमोरी नहीं शेयर की है कि क्या थी, बट जो एक रियली एक कंप्लीशन के बाद कहीं पे जब ये वो समझ पाई कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा था, रियली एक कंप्लीशन हुआ, एंड उस तब वो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर पाई। और इसके साथ वो कहती है कि a simple knowing arose from within, a knowing that the story was over. ये knowingness फ्रेंड्स हम में है। जब हम अपने अंदर ध्यान देते हैं, अगर इमोशनल इश्यू जिस पे हम आज लेंगे, आज की मेडिटेशन में थोड़ा सा उसमें डीप डाइव करेंगे, तो जहाँ पे चीजें पूरी खत्म नहीं हुई है, हमें पता होता है कि नहीं खत्म हुई है, हमें पता है कि जाना है। Sometimes it can happen कि we are not yet ready, and that's absolutely okay. पर जब हम एक्चुअली उसमें जा पाते हैं, जब वो कंप्लीशन हो जाता है, जब वो पूरी तरह फॉरगिवनेस हो जाती है, तब हमें पता चल जाता है, आवर इनर बीइंग रियली नोस कि अब वो खत्म हो गया है। इट वॉज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ये जो पूरी अपनी वो हीलिंग जर्नी बता रही हैं, आगे और है बियॉन्ड दिस ट्यूमर ऑल्सो, बट दिस वॉज अ जर्नी ऑफ सरेंडरिंग, लेटिंग गो एंड हीलिंग, एंड माई माइंड हैड नेक्स्ट टू नथिंग टू डू विद इट। तो इसके बाद ब्रैंडन बताती हैं कि 1 महीने के बाद वो अपने डॉक्टर के पास गई, एंड ऑब्वियसली समवेयर शी वाज नर्वस कि क्या हुआ होगा। उनको जो दिखाई तो दे रहा था कि कम हो गया था ट्यूमर, पर जब वो गई तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला कि अब वो बास्केटबॉल साइज से कैंटलूप साइज का आ गया, जैसे इतना साइज का हो गया है। तो ब्रैंडन वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, उनका रोना निकल गया, एंड शी सेड आई फेल्ट लाइक अ फेलियर। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ठीक है, आपका बास्केटबॉल था वो छोटा कैंटलूप साइज का आ गया, कैंटलूप जो हम बोले मस्क मेलन जैसा हो गया है, तो दिस इज अ गुड थिंग। अब आप मुझे बताओ आपने क्या क्या किया। तो वो अपना शेयर करने लगी कि कैसी मेरी इमोशनल हीलिंग। तो डॉक्टर ने कहा ये सब बकवास मत करो, ये सब इमोशनल इमोशनल से कुछ नहीं होता है, आप ये बताओ मुझे आपने क्या खाया, आपने क्या क्या हर्ब्स लिए, तो ये सब जो रियल चीज है आप मुझे बताओ आपने क्या किया। तो उन्होंने एक
इन डिफरेंट तरीके से बता तो दिया उनको कि ठीक है मैंने ये डाइट की, ये किया, पर कहीं ब्रैंडन को लगा कि ये डॉक्टर को मतलब अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। और ऑब्वियसली जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स की एजुकेशन में होता है कि वो इमोशनल एलिमेंट को बिल्कुल जैसे सच नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि ये सब हम्बक में मत जाओ, ये सब फालतू की स्टोरी में मत जाओ, बस ये रियल चीज मुझे बताओ, क्या खाया आपने और क्या हर्ब्स लिए। तो जब वो वहां से निकली, डॉक्टर ने बोला कि जो भी है अब आप ठीक है, इतना कम हो गया है, वेरी गुड, बट सर्जरी तो आपको करनी पड़ेगी, उसके अलावा तो आपके पास और कोई चांस नहीं है। तो फिर ब्रैंडन वहां से थैंक यू बोल के निकल गई डॉक्टर को। बट कहीं पे उनको एक लगा कि अब ये डॉक्टर ऑब्वियसली नहीं समझ रही है, तो मैं इनके पास तो वापस नहीं जा रही हूँ। बट शी वॉज फीलिंग वेरी डिसहार्टेंड कि कहीं ये पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। तो जब वो वापस गई, उन्होंने अपने हस्बैंड अगेन जो कहीं और ट्रैवल कर रहे थे उनसे शेयर किया और एक फ्रेंड को कॉल किया। और जब उन्होंने इस फ्रेंड को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ही बिग डील नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि बास्केटबॉल साइज से ये कैंटलूप साइज जब आ गया है, विच मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी डन मैजिक। तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने आपको 1 मंथ बोला तो 1 मंथ का ही टाइम है आपके पास, इसका ये मतलब है कि वो कम हो रहा है, तो आप अपने को और 2-2.5 हफ्ते दो, और मैं आपके लिए एक दूसरी क्लिनिक है जहाँ से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, जहाँ मेरी वाइफ जा रही है, बहुत ही बढ़िया क्लिनिक है। तो और अगेन उन्होंने जो जिस तरह से बोला, इतना कॉन्फिडेंस था कि ब्रैंडन को फिर से एकदम से दिखाई पड़ा कि हाँ, मैं क्यों इसको देख रही हूँ कि ये फेलियर है। ये टाइम तो हमने अपने लिए सेट किया था कि अच्छा 1 महीना, वो डॉक्टर ने बोल दिया था। तो शी सेड कि ठीक है, 2.5 हफ्ते के बाद मैं फिर से जाऊंगी, टेस्ट करूंगी। और जब 6.5 हफ्ते के बाद ये बताती हैं कि नई क्लिनिक में गई, तो वहां पे 1 घंटे की वेटिंग के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उनको पहले कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर चाहते हैं कि मैं चेकअप करूं क्योंकि मैं 39 इयर्स एज हूँ, और उनको लगा कि हो सकता है कुछ ग्रोथ वगैरह हो तो चेक कर लेना बेटर होगा। तो वो डॉक्टर ने बहुत ही थरो तरीके से पूरा चेक किया और उन्होंने जो बोला कि यू आर एब्सोल्यूट टेक्स्ट बुक परफेक्ट। आपका जो यूटरस है, उसका जो साइज है, उसका जो शेप है, बिल्कुल जैसे टेक्स्ट बुक में होता है, बिल्कुल उसकी तरह है। देयर इज नो साइन ऑफ एनी ट्यूमर। तो ये जो चीज है, ये बहुत ही एकदम मैजिक की तरह थी, जो फिर आगे ब्रैंडन ने जाके शेयर की। और कहीं पे उनको ये रियलाइज हुआ कि जो इवन जो पिछली डॉक्टर थी, जब अब जैसे हम बोल रहे हैं ट्यूमर, तो उनकी जो बायोप्सी ली गई थी, जो टेस्ट लिया गया था, वो टेस्ट में आया नहीं था, उनके टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया और ये भी उनको नहीं पता चला कि वो बिनाइन था कि कैंसरस था। पर वो जो ट्यूमर था, जो भी हो, भले वो कैंसर हो भले वो बिनाइन हो, वो पूरी तरह चला गया था। तो ये जो जर्नी थी, इसके बाद फिर कुछ महीने बीते, उनके बाद एक वो वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, जो ये वर्कशॉप में टोनी रॉबिन्स थे, डॉक्टर दीपक चोपड़ा थे, और काफी बहुत सीनियर जो पायनियर्स हैं इस वर्क के, वो थे। और जब डॉक्टर दीपक चोपड़ा प्रेजेंट कर रहे थे, तो उनकी प्रेजेंटेशन के पहले ब्रैंडन बेस ने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया। तो जो ब्रैंडन बेस बताती हैं कि योर बॉडी इज अ बैरोमीटर ऑफ द सोल। हमारा जो सोल है, जो हम समझते हैं फ्रेंड्स, इज एट द वेरी सटल फॉर्म, और जो उसका ही मैनिफेस्टेशन है वो बॉडी है। तो बैरोमीटर मतलब जो पूरा टेम्परेचर बताएगा। कि बहुत बार हमें आइडियाज होंगे, हमें लगता है, जैसे उन्होंने कहा वो थेरेपिस्ट थी, उनको लग रहा है मैं तो सब अच्छा खा रही हूँ, सब ठीक है, वेट पुट ऑन हो रहा है, पर मुझे तो ट्यूमर नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो ये सब कर रही हूँ। But really, our body is the barometer. If you want to know if you are on the right track, check your body. They were able to तो जब दीपक चोपड़ा के बारे में मैं बात करूं, जब वो वर्कशॉप में थी, टोनी रॉबिन्स ने पहले उनको कहा कि आप शेयर करो, और ब्रैंडन उस टाइम कह रही थी कि ठीक है, मेरा अपनी हीलिंग हुई, पर मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं किसी को रियली और हेल्प कर सकती हूँ। वो थोड़े इंडिविजुअल्स अपने फ्रेंड्स को हील करने के लिए उनके साथ सेशन करने लगी थी, बट कहीं उनको ये लगा कि थोड़ी ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ कि लोगों को मैं शेयर करूँ।
तो जब वो उनको थोड़ा सा नज किया टोनी रॉबिन्स ने, तब उन्होंने जो रियलाइज किया जब दीपक चोपड़ा शेयर कर रहे थे कि रियली क्या हुआ था उनके साथ। तो दीपक चोपड़ा ये शेयर करते हैं कि जो दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक हीलिंग में, कि अगर आपको कुछ भी फिजिकल इलनेस है, तो दो चीजें जो जिन भी लोगों के साथ हीलिंग्स हुई हैं, भले स्पॉन्टेनियस हुई हैं, भले उन्होंने किसी थेरेपिस्ट के साथ काम किया, एक चीज जो रही है वो है कि they were able to get into the gap, get in touch with the silence of the being, the infinite intelligence, the wisdom beyond the mind. They were able, and the second thing is, so this was the gap, the meditative state जो हम बोलते हैं कि उसमें enter करना, और दूसरी जो चीज है, they were able to let go of memories stored at a cellular level. तो दीपक चोपड़ा बताते हैं कि जो हमारे मेमोरीज ये जो होती हैं, इनको ये कहते हैं फैंटम मेमोरीज। ये बहुत ही ओल्ड मेमोरीज है फ्रेंड। अगर हम समझें कि जो हमारी आंखें हैं, उसके जो सेल्स हैं वो हर 2 दिन में रिकवर हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप सर्जरी कराते हैं, तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं, कैटरैक्ट की सर्जरी कराई जहां उन्होंने कट करके लेंस डाला, तो 2 दिन के बाद वो जो आई पैड होता है वो निकाल देते हैं, जो ऊपर से पट्टी लगाई होती है। हमारे जो लिवर के सेल्स हैं, every 6 weeks all our liver cells are regenerated, नए सेल बन जाते हैं। हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है, वो स्टमक के जो सेल्स हैं वो 4 days में रिन्यू हो जाते हैं। तो जब हमें ये चीजें पता है, जब ये विजडम है, हमारी बॉडी में रिन्यू हो रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि जो पुरानी कुछ भी अगर मेमोरी है या पुरानी कोई इलनेस है, वो क्यों रहेगी हमारे ऑर्गन में। अब क्या होता है कि हमारे जो ये सेल्स होते हैं, इसके अंदर ये मेमोरीज जो होती हैं, ये एनर्जी की तरह उसमें स्टोर होती हैं, और जब ये सेल मरता है तो वो इस मेमोरी को पास ऑन कर देता है दूसरे सेल को, और इसके ही कारण जो वो मेमोरीज है वो पास होती जाती है। तो अगर हमारे जो पुराने इमोशनल इश्यूज हैं उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इवन दो सेल्स नए हैं, वो इमोशनल इश्यूज, वो मेमोरी उसमें पास ऑन हो गई है। तो ये जो सेल मरने के पहले वो मेमोरी को पास ऑन कर देता है, और इसके कारण वो पैटर्न कंटिन्यू होता है। बट अगर हम इस मेमोरी में जाएंगे और इस मेमोरी को रिलीज कर देंगे, फिर जो नया सेल आएगा उसमें ये मेमोरी नहीं रहेगी। तो इस तरह से इसकी हीलिंग हो जाती है। उन्होंने इसका जो कंपेयर किया है, एक कंप्यूटर की तरह कंपेयर किया है, saying it was possible to interrupt the programming, and that once the programming was interrupted, the possibility for healing existed. सोचिए कि हमारा ये जो एक कंप्यूटर है और वो एक तरह से प्रोग्राम हो चुका है। अब भले ही हम रोज कंप्यूटर शट डाउन करें, नया वापस से खोले, वो प्रोग्रामिंग जो हो चुकी है वो उसी पे चल रहा है। तो जब तक हम उस प्रोग्रामिंग को नहीं इंटरप्ट करेंगे, तब तक वो सेम प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। You would need to get in touch with the same part of you that had created the programming in the first place, which is the infinite intelligence and the body wisdom. तो ये जो healing है friends, ये सिर्फ थिंकिंग से नहीं होती है। जब हमें बहुत बार लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्यों नहीं ठीक हो जाती है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो, बट जब तक जहाँ पे वो इमोशनल इश्यू हुआ है, जब तक हम वहां नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, ये हीलिंग नहीं हो पाती है। So once you've identified the emotional issue that you're avoiding feeling, then you have the tools to finally deal with it in the emotional journey process. तो जो ब्रैंडन बेस हैं, ये बहुत लोगों को हेल्प करने लगी। पहले उन्होंने ये प्रोसेसेस इंडिविजुअल्स के साथ किए, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि अब वो जो प्रोसेस था जो उन्होंने अपनी ही हीलिंग में एक्सपीरियंस किया था, शी वाज नाउ एबल टू पुट डाउन द स्टेप्स, कि जो अपने ही ऑर्गन में जाके देख के कि क्या मेमोरी है, और जिस तरह से सुरजा ने उनको हेल्प किया था कि उन इमोशंस के अंदर बस उनको फील करते जाओ, बिल्कुल ऑथेंटिकली फील करो, और उसके बाद में कैंप फायर करके उसको एक्सप्रेस करने दो। और उस तरह से जो वो हीलिंग था, उन्होंने एक उस प्रोसेस को डिजाइन किया और उसके साथ फिर वर्कशॉप करने लगी। वर्कशॉप में उन्होंने लोगों को बोला कि
जो भी लोग अभी तैयार नहीं है वो इसमें ना आए, क्योंकि रियली दिस इज वेरी डीप वर्क. वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू द इमोशंस रियली. तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली अवॉइड करते हैं. जब मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा बोला लोगों को कि अगर आप नहीं तैयार हो तो मत आओ, क्योंकि एक्चुअली हम अपनी लाइफ में बहुत बार क्या कर रहे हैं, हम अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. हम लोगों से अपनी स्टोरीज के बारे में बात करने के लिए तैयार होते हैं, हम उसको रैशनलाइज करने के लिए तैयार होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, बट हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं. तो एक सिंपल सी चीज है जो उसको हेल्प करती है कि आपको अभी अगर रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी को बताओ नहीं उसके बारे में. हमें नॉर्मली लगता है कि आई वांट टू टॉक टू समबडी अबाउट इट. या जैसे कोई फ्रेंड, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपको बोले कि अरे मुझे ऐसा फील हो रहा है, हम बोलते हैं चलो शॉपिंग चलते हैं, मूवी देख लेते हैं. हमारे जो एक नेचुरल सोसाइटी में जिस तरह से डील करना हमने देखा है बाहर, कि लोग उसको अवॉइड करते हैं, तो हम अपने को किसी और चीज में डुबा देते हैं. हम अपने को काम में डुबा देते हैं, हम अपने को बिजी कर लेते हैं, या हम इमोशनल ईटिंग जो हम बोलते हैं कंफर्ट फूड. वो कंफर्ट फूड क्या होता है कि जैसे ही कुछ इमोशनल आ रहा है तो मैं अपना ध्यान इमोशन के पास नहीं रखूं. कंफर्ट फूड इज के मेरा ध्यान वहां चला गया, जो कि मुझे अच्छा फील कराएगा. तो जो मुझे अभी फील हो रहा है, अगर एंगर है, सैडनेस है, जेलसी है, आई एम नॉट रेडी टू फील इट राइट नाउ. वेराज जो हेल्प करता है फ्रेंड्स रियली, इसके आप सब कुछ छोड़े और बस उसके साथ बैठे, बॉडी को स्टिल कर लो. बस जैसे अभी उस पे ही हम ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान दो कि बॉडी पे कहाँ महसूस हो रहा है. और अगर आप अभी लाइव सुन रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ ध्यान में आ रहा है ऑलरेडी, सम इमोशंस, सम मेमोरीज, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन. अभी अभी आप अपने बॉडी में ध्यान देते जाएं कि ये इमोशन या ये जो कुछ मेमोरी अगर आपके ध्यान में रैंडमली पॉप हो रही होगी, अब हम इस प्रोसेस में राइट अवे नहीं जा रहे हैं, बट उसको नोट कर लीजिए कि बॉडी में आपको कहाँ फील हो रहा है ये. तो हमें इससे भागना नहीं है, हमें इस पे ध्यान देना है, हमें इसमें रियली डीप जाना है. दैट्स द ओनली वे कि ये रिलीज होगा. हम जितना उसको अवॉइड करते जाएंगे, वो वहीं का वहीं टिके रहेगा, एक के बाद एक सेल से वो पास होता रहेगा. Addictions can often be means to distracting ourselves by putting a lampshade over a deep emotional issue that we don't feel we can cope with or even face. In our culture, we are often taught to address the surface behavior. जैसा मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल उसको ऊपर ऊपर हम बोलते हैं, ठीक है ड्रग एडिक्शन खराब है, आप वीड नहीं लो, आप स्मोक मत करो, आप बिंज ईटिंग मत करो, या बहुत सारी जो ऐसी आदतों को हम खराब लेबल कर देते हैं, हम बिहेवियर पे ध्यान देते हैं. अगर सपोजिंग यही कोई काम करता होगा तो हम वेरी लाइकली नहीं बोलेंगे, बिकॉज काम तो हमें लगता है कि ये तो अच्छा कर रहा है कुछ. बट अगर इसे हम एक एडिक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, कि मैं अपने साथ नहीं बैठ सकती हूँ, मैं अगर मुझे कुछ इमोशन फील हो रहा है मैं वो छोड़ के बिल्कुल काम करने लगती हूँ, तो वो काम भी मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है. कोई अच्छी चीज भी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकती है, एडिक्शन बन सकती है. एंड येट वी डोंट थिंक टू लुक एट द कोर इश्यू. तो जैसे ब्रैंडन अपनी लाइफ का भी बताती है कि वो जो इसके पहले, इस इलनेस के पहले जैसी थी, थेरेपिस्ट थी, वो दूसरों को हमेशा सर्व करती थी. उनको लगता था बस मैं दूसरे के काम आती जाऊं, दूसरे को हेल्प करने के लिए, किसी को कोई इश्यू है तो उनके लिए सेशंस कर रही हैं. पर कहीं पे उनको ये भी नहीं रियलाइज हुआ कि वो ये इसलिए कर रही थी ताकि उससे उनको अप्रिसिएशन जो मिलता था, जो लव मिलता था, कहीं पे शी यूज्ड टू फील वर्दी बिकॉज ऑफ दैट. तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमको समझ में नहीं आता है कि कब ये भी हमारे लिए एक अपने से भागने के तरीके भी बन सकते हैं. तो जब भी हमें कोई ना कोई ऐसी चीज है तो उसे हमें ध्यान जरूर देना है. फ्रेंड्स, इससे पहले कि उनकी जर्नी के बारे में हम आगे बात करें, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस मॉडल को समझ लें कि रियली क्या होता है. जो हमारी बीइंग स्टेट है, जो सबसे अंदर की जो है लेयर,
हमारा बीइंग स्टेट है, हमारा कोर स्टेट है, वी आर कंप्लीट, एक्चुअली वी आर ऑल कंप्लीट बीइंग्स। तो वहां पे देयर इज नो पेन एट ऑल। Whereas जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ बहुत सारे ऐसे experiences होते हैं, right from the time that we are conceived, we feel sometimes a sense of separation from the source. To the time that we are born, there is so many things that are happening. जैसे ब्रैंडन ने अपनी कोई मेमोरी का बताया कि कहीं पे जब उनके साथ कुछ दुखद हुआ, जहाँ उनको फील हुआ कि उनके पेरेंट्स were not available, उनके उनके पेरेंट्स के साथ जो लाइफ में हो रहा था, जो सिचुएशन थी, उसके कारण दे वर नॉट बीइंग एबल टू बी अवेलेबल। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीजें हुई हैं। लाइफ में हमारे पेरेंट्स की जो सिचुएशन रही होगी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो बीच का ब्लू कलर का आप लेयर देख रहे हैं, जब हम बच्चे होते हैं वी आर वेरी वल्नरेबल। बच्चे को, जैसे जब उन्होंने कहा मैं 3-4 साल की थी, उनको नहीं समझ आता है कि पेरेंट्स को क्या हो रहा है। उनको बस अपनी नीड समझ में आती है कि उनकी जो नीड है अगर वो पूरी नहीं होगी, so somewhere it affects them and it causes some wounding in them. So every child who is vulnerable actually will have a lot of wounds. ये जो बीच का लेयर है ब्लू कलर का, वहां पे हमारे ब्लू से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, तो वहां पे बहुत सारे वूंड्स होते हैं। हमारी इनर चाइल्ड की अनमेट नीड्स होती है, हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जहाँ पे हम हमारे इमोशन सप्रेस्ड रह गए हैं, रिप्रेस्ड रह गए हैं। और जब तक हम बड़े होते हैं तो हमारे उनको हम कोप करना सीख लेते हैं। हम इन इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस के साथ ही बड़े हो जाते हैं। अब ये रिप्रेस्ड इमोशंस फ्रेंड्स कहाँ है? ये हमारे अनकॉन्शियस में। जो ब्लू है यही हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस भी है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, एक एक ये हमने मॉडल की तरह रिप्रेजेंट किया है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो ये जो इनर लेयर है, यही जो अनकॉन्शियस है, यही हमारी बॉडी है। तो जब भी यहाँ पे चीजें होंगी, इसका हमें मैनिफेस्टेशन हमारी ही बॉडी में दिखाई पड़ता है। तो जब भी कोई इलनेस होती है, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। भले ही हम कितनी ही अवेयर लाइफ जी रहे हो सकता है, बिकॉज द अनकॉन्शियस इज 95% ऑफ अस। तो एक चीज जो मुझे ब्रैंडन बेस से बहुत मैं इंस्पायर हुई, जो उन्होंने कहा कि उनको जो जैसे शेम फील हुई इन अ वेरी ह्यूमन वे, वो बताती हैं कि मुझे इतनी शर्म लगी कि मैं थेरेपिस्ट हूँ इतने साल से, इतने लोगों को मैं ठीक कर रही हूँ और मुझे ये ट्यूमर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज करना है कि हमें बिल्कुल इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर किसी के अंदर अभी भी चीजें होंगी, दिस इज पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो हर कुछ ना कुछ हमारे अंदर होगा जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में शो कर सकता है। तो हमारी बॉडी जो है, हमने कहा बैरोमीटर है, हमें उस पर ध्यान देना है और हमें उस इमोशनल इश्यू के अंदर भी देखने के लिए फिर तैयारी पैदा करनी है। तो ये हमारे अनकॉन्शियस में रहता है। और ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी को अगर हम बोलेंगे जो ईगो स्टेट भी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा ध्यान सारा बाहर की तरफ होता है और हम अंदर, जब क्योंकि अंदर पेन भी होता है, बहुत बार हम इवन जब मेडिटेट करते हैं, काफी बार स्टिल होता है कि हमारी तैयारी नहीं है अब उस इमोशनल इश्यू को देखने के लिए। पर अगर कभी भी आपके बॉडी में कोई तकलीफ होती है, तो दिस इज द क्लू that we need to actually look something here in this area. So she started really now to assist people in learning to trust and help them to move from doership to beership. तो बाहर का जो लेयर है, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जब हम बाहर ही बाहर होते हैं पूरा टाइम, हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ करते जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत बार हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हम कुछ पहले सफाई करने में लग जाएंगे, कुछ ना कुछ हम डूइंग में लग जाते हैं। एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि कब हम ह्यूमन डूइंग्स बन जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स से। तो हमें फिर से बीइंग बियरशिप में जाना है। तो ये वो हेल्प करने लगी लोगों को अपने इस प्रोसेस के तरह से। उनकी जो वर्कशॉप्स भी जो थी वो जर्नी करके कहलाती थी। एट सम पॉइंट
अब इस जो जर्नी में ये जो प्रोसेस करने लगी, उसमें वो क्या करती थी कि वो लोगों को जिस तरह से उनको गाइड किया था कि अपने बस इलनेस में या जो भी आपके इमोशंस हैं, तो भले वी डोंट हैव टू वेट फॉर एन इलनेस फ्रेंड्स, हम सबके अंदर अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज हैं, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो एक इलनेस का फॉर्म ले, क्योंकि पहले इमोशंस सटल वे में होते हैं, पर जब हम उनको ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा बॉडी उसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट को क्रिएट करती है। और जब हम फिर भी ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इमोशंस पे ध्यान नहीं देंगे, तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ और बढ़ता जाता है। तो वो कहती हैं कि हमें ये जो प्रोसेस उन्होंने डिजाइन किया वो था इन लेयर्स के अंदर जाना, तो अपने ही अंदर ध्यान देना। और ये इमोशंस के हमारे अंदर लेयर्स हैं, तो जैसे कि हम अपने को उन लेयर्स के अंदर बस उतरते जाने दें, ड्रॉप करते जाने दें। और इस प्रोसेस में क्या इम्पोर्टेंट है, वो कहती हैं कि सबसे पहली चीज, हमें स्टोरी में नहीं जाना है। जब हम एक सपोज एक लेयर पे जाते हैं और वहां पे कोई इमोशन आता है, फॉर एग्जाम्पल एंगर या बिट्रेयल, तो जो हमारा हम बात कर रहे थे कि हमारा जो बॉडी है वो अनकॉन्शियस है। अब जब हम बिट्रेयल अगर बोले तो बहुत बार हमारी अगेन टेंडेंसी क्या होती है कि हम स्टोरी में चले जाते हैं, पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, पर मैंने तो ऐसा किया था। तो हम जब स्टोरी में चले जाते हैं तो फिर से हम कॉन्शियस माइंड में चले गए, हम फिर से वो सेल की एक्चुअल फीलिंग में ना जाके उसकी स्टोरी में रह जाएंगे, जो कि थिंकिंग माइंड से आता है। और कहीं ना कहीं अगेन दैट्स अ वे फ्रेंड्स, जैसे हमने वो कोर स्टेट और वो देखा, क्योंकि अंदर पेन है, तो ये बहुत ही हमारे कॉन्शियस माइंड का एक्चुअली तरीका है कि हम अंदर ना जाएं। तो वो कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होती है कि हम स्टोरी में फिर घुस जाएं। तो इसमें इस प्रोसेस में उन्होंने जो कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप फीलिंग को फील करते हो, जब आप इमोशन के बारे में के ऊपर ध्यान देते हो, आप उस इमोशन को फील करो और उस इमोशन को नेम करो। फॉर एग्जाम्पल बिट्रेयल, फॉर एग्जाम्पल जेलसी। जब आप उसको फील करो और नेम करो, मे बी इवन 30 seconds इज इनफ, एंड देन लेट योरसेल्फ ड्रॉप टू अनदर लेयर। और फिर जो नेक्स्ट लेयर होगा, क्योंकि ये बचपन से लेके इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे मेमोरीज हैं, तो बहुत सारे एक एक करके आप इमोशंस में जाते जाओगे, और ये लेयर्स की तरह है हमारे ही अंदर। और इमेजिन अगर आप अभी वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर से ये वल्नरेबिलिटी लेयर में अपने को ड्रॉप करने दोगे, तो आप कहाँ जाते हो? आप अल्टीमेटली जाते हो अपने ही कोर स्टेट, वो बीइंग स्टेट में। तो वो कहती हैं कि दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस एवरीवन नोस हु गोस थ्रू दिस अननोन लेयर। और जब वो हम एक पॉइंट आता है जब आप फिर कुछ फील नहीं कर रहे हो और रियली आप अंदर ही जहां आप सोर्स के साथ कनेक्टेड हो वहीं पे ड्रॉप करते हो। तो ये पावरफुल प्रोसेस है जहां आप इसके थ्रू जाते हो। जो इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान देनी है, बिकॉज हम लोग सारे इस प्रोसेस को साथ में करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि हमें फील करना है इमोशन को, उसको रैशनलाइज नहीं करना है, उसकी स्टोरी में नहीं जाना है, और उसको हमें नेम करना है। क्योंकि जब हम नेम करते हैं, इट्स लाइक वी आर सेइंग इट्स ओके फॉर मी टू फील दिस, कि ठीक है बिट्रेयल हुआ, मुझे फील हुआ, हम उसको एक वैलिडेशन दे रहे हैं। ये वैलिडेशन जो है, जैसे हर बच्चे की भी वो नीड होती है, जो बाहर से अगर पेरेंट इज ओके विथ यू फीलिंग इट, तो वो एनर्जी उसी टाइम पे प्रोसेस हो जाती है। तो जब हम एक फीलिंग को नेम करते हैं, तो कहीं पे अ पार्ट ऑफ आवर अवेयरनेस who is naming it also is actually validating it, and that is really also something that helps a lot to process that emotion. तो वो रिलीज होता जाएगा और फाइनली हम ड्रॉप करते हैं उस अननोन जोन में, जहाँ पे पीस है, अबंडेंस है, काम है। और उसके बाद जैसा उन्होंने अपने, अगर आप ये लेयर्स के थ्रू जा रहे हैं, तो ये लेयर्स में कुछ मेमोरीज में ऐसा होगा दैट देयर इज समबडी एल्स। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स है, या आपके कोई सिबलिंग है, या कोई फ्रेंड है, किसी ने जो इसके साथ में कोई भी आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप उसको सिर्फ नोट कर लेंगे और
प्रोसेस के बाद, यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जो बताया कि आप प्रोसेस कीजिए कि वो कैंप फायर वाला, कि जहाँ पे फिर वो कैंप फायर के अराउंड यू कैन इनवाइट ऑल दोज पीपल जो सपोजिंग, जैसे मैंने कहा कि जिनके साथ भी इश्यूज आपके अनरिजॉल्व हैं, आप उनको वहां पे इनवाइट करके उनके साथ जैसे कि एक बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन फ्रेंड्स. ये एक्सप्रेशन अगर हम पहले करेंगे तो अगेन हम फील नहीं करेंगे. बहुत बार होता है कि लोग जब साइकोथेरेपी के लिए जाते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, बस उस इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हमें लगता है कि दूसरे के साथ बात करने के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, कि मुझे एक्सप्रेस करना है. अब एक्सप्रेशन इज वन थिंग, बट जब तक आप अपने ही सेल्स के अंदर जाके उसको रिलीज नहीं करेंगे तब वो रिलीज नहीं होगा. तो ये जो पीस होता है, ये जो हेल्थ होती है, ये एक्चुअली दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने से नहीं आता, ये अपने अंदर रिलीज करना पहले इम्पोर्टेंट है. और इवन जो दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना है, वो जो उसका इंटेंशन है उसमें रियल जो है वो है फॉरगिवनेस. इट इज नॉट कि वी हैव टू प्रूव आवर पॉइंट, वी हैव टू प्रूव दैट वी आर राइट. क्योंकि अगर हम उसमें ही रह जाएंगे और अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस हमारे अंदर कंप्लीशन उसका नहीं होगा और हम हील नहीं कर पाएंगे. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसलिए जो उन्होंने कहा वो कैंप फायर का प्रोसेस हम बाद में करते हैं, पहले अपने को रियली उसको फील करने दें. इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी लेट आवरसेल्व्स फील टू दैट इंटेंसिटी. जो उन्होंने कहा कि उनकी जर्नी थी, ये पूरी एक लेटिंग गो की जर्नी थी. आगे ब्रैंडन बेस ने अपना बताया, मैं ये पढ़ती हूँ. Oddly, I felt as if some burden had been lifted from my shoulders, as if years of karma had left me somehow. I felt curiously light and free. तो ये इनकी जो ये ट्यूमर की जो हीलिंग हुई उसके बाद में एक बताती हैं ब्रैंडन कि ये और इनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे और कोई वर्कशॉप ले रहे थे. और उस टाइम ऐसा हुआ कि मालिबू जहाँ ये रहते थे, विच वाज एट द सी साइड, वहां पे फायर लग गई. और उन्होंने जैसे न्यूज में देखा कि वहां सारे के सारे घर जल गए, तो इनका भी घर उसमें जल गया. तो उनको जो रियलाइज हुआ कि सबसे पहली उनको एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग हुई. उनकी जो बेटी थी केली, वो घर पे नहीं थी. शी हैड मूव्ड आउट विथ हर फियांसे एट दैट पॉइंट इन टाइम. और उनका पेट भी घर पे नहीं था. वो और उनके हस्बैंड भी बाहर थे, दोनों अलग अलग थे. बट एक कहीं सबसे पहले उनको बहुत एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग हुई कि चलो हम में से कोई वहां घर पे नहीं था जब ये हुआ. ऑफ कोर्स जो पूरी उनका जो घर था जो जल गया, और उनके पास इंश्योरेंस नहीं था क्योंकि द इंश्योरेंस वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव सी साइड के घर में. बट कहीं पे जब वो वापस गई और उनको रियलाइज हुआ कि इस ये जो जर्नी के थ्रू ये गुजरी थी, उसके बाद उनके अंदर इतना आ गया था कि इसके जलने के बाद भी उनको ऐसा लगा जैसे कि कुछ बस कर्मा छूट गया है. उनके अंदर एक सॉन्ग आने लगा अपने आप, जिसके वर्ड्स थे हैव फेथ, एवरीथिंग इज ऑल राइट. और उसके बाद जब वो वापस भी जा रही हैं, उनके अंदर बस यही सॉन्ग चल रहा था. वहां जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि रिपोर्टर्स थे जिन्होंने पूरे उस एरिया को बंद करके रखा था. तो एक रिपोर्टर उनके पास आती है, उनको पूछती है कि आप बताइए, आप इस दुर्घटना की विक्टिम है, आपको कैसा महसूस हो रहा है. तो उन्होंने कहा मुझे विक्टिम जैसा नहीं फील हो रहा है. तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो आप इसकी सर्वाइवर हैं, आपको कैसा फील हो रहा है. तो वो कहती है कि एक्चुअली मुझे सर्वाइवर जैसा भी नहीं फील हो रहा है. तो ये रिपोर्टर बिल्कुल शॉक में थी और ब्रैंडन बोलते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये रिपोर्टर होना कितना मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली दे आर सो इनडिफरेंट. एक जॉब करना है, किसी तरह से बस पूछ रहे हैं. तो ब्रैंडन उस टाइम कहती है कि मैंने बोला कि आई फील ग्रैटिट्यूड because I'm truly aware today of how most people would gladly own 10 houses to experience the kind of love that I have in my life, to have the deeply fulfilling relationship I have with my husband.
sorry my dear friends, and to feel how blessed I am to be close to my daughter. तो उन्होंने उस टाइम पे ये वर्ड्स बोले। तो जो उनके ट्यूमर के बाद जो उनके साथ एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई, उनके घर जलने की हुई, जिसके बाद उन्होंने ये बताया। और फिर उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा, अब जब घर चला गया, सारा कुछ चला गया, तो उन्होंने, उनके हस्बैंड ने अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि उनके जो कुछ जो पेमेंट रिलेटेड स्टफ होगा कि उसको वो मैं एग्जैक्ट टर्म्स नहीं जानती हूँ, बट पार्ट पेमेंट कर सके। और कहीं पे उसके बाद जो वो बताती, उनके लाइफ में एक के बाद एक, अगर अब मैं आपसे बताऊं घटनाओं के तौर पे कि शॉकिंग चीजें हुई। इसके बाद वो और उनके हस्बैंड गए इंडिया, और इंडिया एक वो स्पिरिचुअल गुरु के पास पहुंचे। और उस विजिट में ब्रैंडन बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मेरा ईगो चूर चूर हो गया है। मुझे इतना लव फील हो रहा था, बस जैसे मैं लव हूँ, मेरे आसपास लव है। एक बहुत ही अलग तरह की फीलिंग थी। मैं जान रही थी कि मैं ये ईगो नहीं हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, जो मैं जिसके साथ मैं अपने को अटैच कर रही थी। पर उसके बाद जब वो घर पहुंची तो उनको रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने गवर्नमेंट को ये अप्लाई किया हुआ था, आके लेटर्स थे, तो उन्होंने खोला कि ऑफ कोर्स दे रियलाइज कि गवर्नमेंट ने हाँ करनी चाहिए, क्योंकि अब घर जल गया तो उनके पास कहाँ है पैसे। तो गवर्नमेंट ने वो मना कर दिया था और उन्होंने बोला कि आपकी जो पूरी अर्निंग्स है वो उधर जाएंगी और आपको इसको कंप्लीट जो भी है उस तरह से पे करना है। सो शी वाज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक। और कहीं पे वो जो शॉक भी था, उसके साथ भी उनको रियलाइज हो रहा है कि वो लव फिर भी फील हो रहा था। सो एट वन लेवल दैट शॉक वाज देयर एंड एट अनदर लेवल दिस वाज देयर, and somewhere this knowingness was coming to her, know that whatever comes to you, ये वर्डिंग्स उनको कहीं से आए थे। तो उस टाइम उनको बिल्कुल ये ध्यान में आया, whatever comes to you unexpected to be a gift from God। जब भी ऐसी कोई चीज unexpected आ जाती है, this is actually a gift from God which will surely serve you if you use it to the fullest। It is only that which you strive for out of your own imagination that gives you trouble। तो एक इतना ट्रस्ट उनको बैठा कि अगर अब ये भी हो रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ हमारे लिए गिफ्ट ही छुपा हुआ है। इसके बाद ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, एक और फिर लेटर खोला और उस लेटर में, वो लेटर था उनकी बेटी से। और उनकी जो बेटी, जो मैंने बताया कि अपने फियांसे के साथ मूव हो गई थी, जो ब्रैंडन बताती है कि उनका रिलेशन अपनी बेटी के साथ इतना सुंदर था कि जैसे कि दो सोलमेट हो एक दूसरे के साथ। तो उनकी बेटी का लेटर था और उनकी बेटी उसमें लिखती है कि जो मुझे अभी फील हो रहा है लाइफ में कि आपका और पापा का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है और मैं सारे डिसीजंस उसी के थ्रू ले रही हूँ, उसी इन्फ्लुएंस की वजह से। तो मैं थोड़े टाइम आपसे डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ मैं किधर हूँ। आई विल कॉन्टेक्ट यू लेटर। और मैं नहीं चाहूंगी कि आप मेरे से कांटेक्ट में अभी रहो। तो दिस वाज अनदर शॉक। जैसे ही पहले वो गवर्नमेंट का लेटर खोला, उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का लेटर खोला और कहीं पे उनको अगेन सिमिलर फीलिंग कि कहीं एक शॉक, एक she was feeling the tears rolling down, she was feeling that pain. At the same time there was this feeling of love, there was this feeling कि ये भी जब हो रहा है तो कोई ना कोई रीजन से हो रहा है। और उसी के बाद एक तीसरा शॉक साथ में ही आया। जब उन्होंने अपने हस्बैंड को ये सब चीजें बताई तो उनके हस्बैंड ने बोला कि कहीं मतलब तुम एक ड्रीम की दुनिया में जी रही हो। उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं किसी और के साथ, आई एम इन लव विद समबडी एल्स। सो दैट वाज अनदर शॉक टू हर। तो इनकी जो मैरिज है, जो ब्रैंडन बताती है, और जब वो इंडिया से भी आई थी, इवन वहां पे उनके जो मास्टर थे उन्होंने भी, और बहुत सारे और लोग बोलते थे कि दे वर लाइक एन आइडियल कपल, कि इतने वो लोग इस ये जो 20 इयर्स इनकी टुगेदरनेस थी वो इतनी क्लोज थी। अभी भी जहाँ भी वो रहते थे हाथ पकड़ के चलते थे। तो ये जो रोमांस था ये इतना अलाइव था। दिस वाज नॉट लाइक अ डेड मैरिज।
बट फिर भी इसके बावजूद ये कैसे हुआ कि शी हैड नॉट इवन नोटिस्ड, ये डेड मैरिज ना होने के बावजूद ऐसा कैसे हुआ कि उनके हस्बैंड बोलते हैं कि आई हैव फॉलन मैडली एंड पैशनेटली इन लव विथ अनदर लेडी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इनको इतने एक लेवल पे हिला भी रही थी और एक लेवल पे था कि ये क्या हो रहा है। एंड एज शी टॉक्स अबाउट हर जर्नी, फिर जब उसके बाद कैसे उनके हस्बैंड ने बोला मैं थोड़ा टाइम लूंगा फिगर आउट करने के लिए, और तकरीबन 6 से 8 महीने, तो वो जो टाइम था शी डिडंट गो बिटर, बट एट द सेम टाइम एक टाइम पे उन्होंने बोला कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूं। और जब उनके हस्बैंड ने डिसीजन लिया, कहीं पे डिसीजन लेने के पहले उनको ये उन्होंने कहा कि ब्रैंडन मुझे कहीं लग रहा है कि ये भी जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, देयर इज समथिंग इन दिस फॉर यू। तो जो ब्रैंडन बताती हैं कि रियली दिस वाज सोर्स टीचिंग मी लेसन्स, और जो ये मेरे लेसन्स थे ये मेरी ही लाइफ के अंदर थे, जो प्लेटफॉर्म था ये लेसन्स का ये मेरी लाइफ थी, और ये जो लेसन्स थे ये सोर्स के थ्रू ही आ रहे थे। और ये सारा होते हुए कहीं पे एट एवरी पॉइंट उन्होंने जो किया कि इमोशंस से एस्केप नहीं किया, इमोशंस को फील किया, उनको डिनाई नहीं किया, ये नहीं बोला कि मैं तो ये इमोशन नहीं हूँ। जैसे एक पॉइंट पे जब उनको लगा कि मुझे अपने हस्बैंड से के साथ ये रिलेशनशिप जो टूट रहा था, शी ऑल्सो फेल्ट द बिट्रेयल। सो एट वन लेवल ऑब्वियसली उनको लग रहा था कि ठीक है जो भी है कुछ बिगर यहाँ पे हो रहा है, पर जब उनको बिट्रेयल फील हो रहा था उन्होंने पूरी तरह उस एंगर उस बिट्रेयल को भी फील किया। तो एक वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं किया अपने इमोशंस के साथ, उसको पूरी तरह लिव किया। एंड एट अनदर लेवल शी रियलाइज कि कहीं ना कहीं इतना ट्रस्ट था लाइफ में कि कहीं ना कहीं सोर्स मुझे ये लेसन दे रहा है, मेरी ही लाइफ में मुझे कोई लेसन सिखा रहा है। In her book, she very beautifully says, "The tumor taught me you are not your body. The fire taught me you are not your material possessions. The IRS, ये जो गवर्नमेंट के साथ मैटर था, it taught me you are not your money or your ability to survive. Kelly, who was her daughter, she taught me you are not your relationships." कहीं इवन मुझे उस अटैचमेंट के बियॉन्ड मुझे जानना था कि मैं वो रिलेशनशिप भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ प्योर फॉर्म में मुझे जानना था। एंड डॉन जो मेरे हस्बैंड है, he taught me you are not the romance or the marriage. तो जब ये डॉन के साथ उनका ये हो रहा था, उन्होंने जो जर्नी की, यही अपने एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मेरे लिए स्पेस होल्ड कर सके फ्रेंड्स, ये जो उन्होंने प्रोसेस दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ कोई कर सकेगा, बिकॉज यू आर रियली गोइंग इनटू अ वेरी पेनफुल पार्ट ऑफ यू, तो अगर आपको इसमें सपोर्ट है, किसी की गाइडेंस है, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो जब उन्होंने उसके साथ ये प्रोसेस किया, शी वेंट टू अ 7-year-old मेमोरी, और जब वो 7 साल की थी उनको रियलाइज हुआ कि कैसे एक उनका एक आइडिया था ऑफ अ आइडियल रोमांस, एक आइडिया था कि मुझे एक अपना प्रिंस चार्मिंग एक दिन मिलेगा, और वो जो प्रिंस चार्मिंग होगा, ये जो एक रिलेशनशिप होगा, ये बिल्कुल डेथ तक होगा, लास्ट मिनट हम लोग बिल्कुल साथ रहेंगे, साथ मरेंगे। तो एक वो जो आइडिया ऑफ रोमांस था कि दिस इज मी एंड दिस इज हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी, समवेयर शी हैड टू आल्सो लेट गो ऑफ दैट आइडिया। तो कहीं पे जो डॉन, जो वो कहती है कि जब डॉन ने मुझे कहा कि ब्रैंडन मुझे लग रहा है कि मैं जो भी करूंगा, मुझे अभी नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, जब वो डिसीजन लेने के पहले वो थोड़ा टाइम अकेले लेते हैं, क्योंकि 20 साल की इतनी सुंदर शादी भी थी, और कहीं उनको ये कंफ्यूजन भी था कि अब मैं किसी और के लिए ऐसा फील कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जब मैं जो भी करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो कहीं पे a part of her knew कि yes, if this is also happening, it is not happening to me, it is happening for me. तो अपने इमोशंस को फील भी करते हुए और उसको रिलीज करते हुए, she could actually just accept all of the lessons that life was now bringing to her. You are this love that is present when all else comes and goes.
दिस इज फ्रेंड्स आवर ट्रू नेचर. एंड हम जो बीइंग स्टेट कोर स्टेट की बात कर रहे थे, जब हम ये प्रोसेस करेंगे, दैट्स वेयर वी आर रियली गोइंग टू फॉल इनटू. उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये ट्यूमर आने के पहले, जब भी वो उन्होंने टोनी रॉबिन्स के साथ वो काम करती थी, उन्होंने बहुत टाइम पहले जो अपना इंटेंशन लिखा था कि मेरा पर्पस क्या है, उन्होंने लिखा था कि द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू बी प्योर जॉय and to help myself and others discover our greatness, our God selves. So obviously this was her journey of discovering her own God self, her own greatness. कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो, अगर हम सोचे कि ये challenges friends छोटे नहीं हैं, एक के बाद एक जो challenges आए, और इसके साथ में उनको ये भी रियलाइज हुआ कि वो जो फुटप्रिंट्स का जो हमने नोट पढ़ा होगा, कि जब वो चैलेंज आता है, कहीं उनको रियलाइज हुआ कि इन एवरी चैलेंज व्हिच वाज बिगर देन द प्रीवियस चैलेंज, कहीं ना कहीं शी वाज रेडी. वो उस चैलेंज उनको तभी दिया जा रहा था व्हेन शी वाज रेडी टू फेस इट. एंड एवरी चैलेंज वाज एक्चुअली मेकिंग हर रियलाइज हर गॉड सेल्फ, हर ग्रेटनेस. She was not the relationship, she was not this wife, she was not this romance, she was not the money, she was not this position, she was this God self. तो फ्रेंड्स हम ये मेडिटेशन अभी करेंगे. फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हम लेयर्स के थ्रू जाएंगे, हम लेयर्स में ड्रॉप होंगे. वो लेयर में इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अब इसको सुनते हुए करोगे, आपके साथ में और कोई नहीं है. आप इसको बाद में भी यूज करके इसके साथ कर सकते हो, बट अब आप जब जाओगे उसमें, आपको उस प्योर रॉ इमोशन को फील करना है. ये रॉ इमोशन हमें बॉडी में कहीं फील होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे पेन होता है, उस पे ध्यान दीजिए और उस इमोशन को फील कीजिए. एंड इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टे आउट ऑफ द स्टोरी. रिमेम्बर, हमारे जैसे ड्रीम्स में होता है, जो हमारे ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस से आते हैं, तो हमें ड्रीम्स में कैसे आता है, हमें विजुअल आता है, हमें पूरी स्टोरी की तरह नहीं आता है. तो जब भी हम पूरी स्टोरी में जाने लगेंगे, इसने ऐसा किया पर मैंने उसको ऐसा बोला, जब हम उसमें चले गए, हम अनकॉन्शियस में नहीं है. तो हमें स्टोरी से बिल्कुल अलग रहना है, हमें उस लूप में, उस जस्टिफिकेशन में नहीं जाना है, हमें प्योर इमोशन को फील करना है. So as you're falling through these layers, you need to pay attention to the raw emotion. You need to feel it in your body. And so it may take 30 seconds, it may take 40 seconds. उसको आप फील करें, मैक्सिमम 1 मिनट होगा, और आप उसको नाम दें. तो जो मैं प्रोसेस के थ्रू आपको गाइड करूंगी, मैं हर जैसे 5-6 लेयर्स के साथ आपको गाइड करती जाऊंगी, और थोड़ी थोड़ी देर में जैसे बस बोलती जाऊंगी, नेक्स्ट पे मूव कीजिए, नेक्स्ट पे मूव कीजिए. बट अगर आपका जल्दी हो जाता है, आप अपने आप ड्रॉप करते जाइएगा, ड्रॉप करते जाइएगा. और जो हमने वो मैप दिखाया कि कहीं पे जानिए कि आप अपने ही अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, आप अपने ही बीइंग स्टेट में जाने वाले हैं, और वहीं पे आपको पहुंचना है. जो हमने इसकी अगली प्रोसेस बताई फ्रेंड्स, कैंप फायर वाली, वो आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इस बीइंग स्टेट में जाते हैं तो बहुत बार उसमें बहुत पीस फील होता है, और एक्चुअली वो बहुत एक हीलिंग स्पेस है. तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उधर आज एंड करेंगे, और जो भी मित्र इसको कर रहे हैं, अगर वो I really want to, I really want to interrupt you. Yes, I आशा, really want to share you something actually. I don't know what is happening बताइए बताइए. today. As you started the session, what happened? Uh, I think, okay. So what happened? You showed us stairs. वो round वाली तूने stairs दिखाई थी. जी जी. तो मेरे बहुत बचपन से, मैं मतलब ओपनली फेसबुक पे इस वक्त लाइव बोल रही हूँ, ये बताने के लिए फ्रेंड्स, हम लोग कितने भी इनलाइटेड हो जाते हैं, जो अभी अगर हम ब्रैंडन वेस की ये स्टोरी सुनते हुए, तो जो आपने वो स्टेयर्स दिखाया राउंड राउंड वाला, जब मैं बहुत छोटी थी
तो मेरे को ये वाले स्टेयर्स ड्रीम में कम से कम मंथ में 2 या 3 बार नजर आते थे। Wow. मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आता था प्रीति कि व्हाई आई एम सीइंग स्टेयर्स लाइक गोल गोल, मैं कहाँ ऊपर से नीचे आ रही हूँ, ऊपर से नीचे आ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि नीचे उतरने के बाद देयर इज अ बिग हॉल, देयर इज अ बिग हॉल, देयर इज अ बिग हॉल। और मैं सोचती थी मैं कहाँ से आ रही हूँ, और ये स्टेयर्स मुझे इंडिया में नजर नहीं आते थे, मैं हैरान होती थी। आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दैट टाइम सबकॉन्शियस और वॉट एवर। लेकिन आज जैसे तूने ये चित्र दिखाया और मैंने इसको देखा, बिकॉज आई वॉज जस्ट हैविंग माई टी विद माई लंच और समथिंग, कि मैं देवते को सुन रही हूँ, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई। और मेरे ना हार्ट, मतलब मेरे सीने में, जिसे मैं क्या बोलूं, बिल्कुल चेस्ट वाले एरिया में एकदम ऐसे हो गया जैसे होता है ना कि एकदम अटैक ही आ जाएगा, मतलब हार्ट अटैक जैसे आ जाए, मतलब उस तरह की फीलिंग मेरे को जब से हो रही है। और एकदम जब तुम बोल रहे हो, मुझे एकदम ऐसे हुआ कि जस्ट लाई डाउन, कि मैं लेट जाऊं और मैं अपने या आई मैं तेरा पूरा सेशन लेट के सुन रही हूँ, एंड प्रेस माई चेस्ट एरिया, एंड जस्ट प्रेसिंग माई चेस्ट एरिया। Wow. एंड ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे आई डोंट नो मेरे अंदर वो कौन सी मेमोरी है प्रीति, लेकिन जैसे तूने अभी बोला ना आज ये वाला नहीं होगा, मतलब यू सेड कि अभी ये वाला कैंप फायर वाला नहीं करेंगे, एकदम मेरे अंदर से कोई एकदम शाउट करके बोला क्यों नहीं होगा ये। Why not? मतलब I am ready, something is there which is because मुझे, हाँ बिकॉज मुझे लग रहा है, मैं पत्री सर के संग भी, इवन अभी भी ऐसे हुआ, पत्री सर जब अभी दिल्ली आए हुए थे, सर ने मुझे बिठाया कि क्लास हो रही है, वो कुछ उनकी अपना क्लास चल रहा था बेंगलोर में और समथिंग कुछ, सर ने मुझे साथ में बोला, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ लाइफ का, और उसी दिन मॉर्निंग में सर ने योगानंदा, जैसे वो योगानंदा कहीं से आ जाते हैं, उनकी लाइफ आ जाती है, वो मॉर्निंग में वो डिस्कशन हो रहा है, मेरे एकदम थ्रोट फिर हो गया कि जैसे कुछ हो गया मेरे को थ्रोट को। और इस मेमोरी में भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मेरी इस मेमोरी में एक बार मुझे ये सीन फिर पास्ट लाइफ का मेडिटेशन में आया था। सुकरात थे, जिसे हम सोक्रेटो बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता था मैंने उनको देखा है, मैंने उस लाइफ टाइम में उनके साथ थी, उनको अकेले को पॉइजन नहीं दिया गया था, मुझे भी साथ में दिया गया था। उनको चेन में बांध के जब लेकर आया जा रहा था उस हॉल तक, वो हॉल वो था जो वो दिखाई देता है मुझे बार बार, उसमें सुकरात थे और उनके डिसाइपल्स थे, उनके गले को जबरदस्ती पकड़ लिया गया था, थ्रोट को, और सबको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया गया था, सबके मुंह में वो पॉइजन ऐसे डाल दिया गया था, तो उसमें मैं भी थी। एंड उनके थ्रोट में वो जो डाला, तो मेरे चेस्ट एरिया में, थ्रोट एरिया में एकदम आई वाज फीलिंग कि अभी बुलाओ सबको, तो एकदम मैं बीच में एकदम आ गई कि नहीं प्रीति, वो वाला तो आज करना है, कैंप फायर करना है, something which has to be released. Absolutely. So Ashaji, this is coming through you, yes, and बहुत लोग फिर जो देख रहे हैं वो रेडी होंगे। तो फिर वो साइलेंस के बाद हम वो कैंप फायर करेंगे। तो अभी मैं ये पूछना कि या अभी जैसे ये मेडिटेशन, हाउ लॉन्ग इट इज, एंड शुड आई गो ड्रिंक सम वाटर, बिकॉज माय हार्ट इज पूरा जंप कर रहा है, इट्स बीटिंग, माय हार्ट इज बीटिंग एंड इट्स बीटिंग लाइक कि समथिंग इज रेडी टू कम आउट। सो मैं पानी वानी पी लूं, लेटूं, क्या करूं, आई डोंट नो, समथिंग इज रेडी टू डिलीवर। पानी अगर पीना चाहे पी के लेट जाइए, बट बेसिकली इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, जो भी हो रहा है ना, वी विल डाइव राइट इनटू इट। और 5 से 10 मिनट गोइंग थ्रू द लेयर्स, आई विल लेट एवरीबॉडी एक्सपीरियंस द साइलेंस बिट जो है फॉर 10 मिनट्स, और फिर उसके बाद हम कैंप फायर करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स मेमोरीज जहाँ पे भी आप देखते हो कि जो लोग आते हैं, जैसे आपने वो पास्ट लाइफ का बोला, तो जिन लोगों के साथ भी कंप्लीशन चाहिए, भले वो पास्ट लाइफ के हैं, आप उनको कैंप फायर के अराउंड इनवाइट करेंगे। और मुझे इस लाइफ टाइम के भी लोग नजर आए स्पिरिचुअलिटी में जो मेरे साथ में थे, सपोज मैंने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन किसी के भी ऊपर, चाहे वो मेल्स थे फीमेल्स थे, एक ही सोसाइटी में हैं, बहुत लोग हैं, तो जैसे मेरे को एकदम ऐसी फीलिंग आई, जो आपने बिट्रेयल वाली फीलिंग बोली, तो आपने बोला स्टोरी में चले जाते हैं, दिस इज रियली वेरी ट्रू,
कि भाई इस फलाने पर्सन ने मेरे संग ऐसे किया, उस बंदे ने मेरे संग ऐसे किया, लेकिन उसमें नहीं जाना. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें नहीं जाना. हर लाइफ टाइम में क्या पता कितना कितना मिला हो, कि फिजिकल लाइफ में भी होता ही है ना. जी. So this is such a wonderful, and I'm lying down, Yes, and yes, afterwards. Okay. absolutely. Yeah. और एक और पॉइंट बिफोर वी जस्ट स्टार्ट आशा जी, कि मैं सबके लिए बता दूं कि हमें जो लास्ट में मैंने कहा कि फॉरगिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर फॉरगिवनेस नहीं हो रहा हो तो आप अपने को बस पूछेंगे व्हाट वुड हैव टू हैपन इन ऑर्डर टू फॉरगिव. तो जस्ट इस पे ध्यान दीजिए, अगर नहीं हो रहा है कि क्या और करें, अगर क्या अगर हो जाएगा तो हम फॉरगिव कर पाएंगे. सो यू कैन नाउ लाई डाउन. Yeah. As you lie down, my dear friends, close your eyes. Take a couple of long and deep breaths. As you've been hearing this, there are certain sensations that must be happening in your body. कोई ना कोई sensations, कोई emotions, कोई feelings. बस अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए. हमारी बॉडी हमारा बैरोमीटर है. वो जहां आपका ध्यान खींच रही है वहां पे आप ध्यान ले जाइए. हो सकता है बस कोई इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, वहां ध्यान ले जाइए. और सारा का सारा अपना ध्यान बस अपने पे ले आइए, बाहर से बिल्कुल विड्रॉ करते हुए. जैसे कि एक टॉर्टोइस या एक स्नेल अपने को पूरी तरह अंदर विड्रॉ कर लेता है, अपनी पूरी अवेयरनेस अपने अंदर. दिस इज अबाउट नोबडी एल्स, इट्स ओनली अबाउट यू. हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. हम अपने सेल्स के अंदर देखने वाले हैं, अपने पे ध्यान देने वाले हैं. अपने अंदर जो इमोशंस हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा टाइम बस अब अपने को देने के लिए है. और ध्यान दीजिए कि आप सांस लेते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अगर पेनफुल मेमोरीज हैं हम अपनी सांस को रोक लेते हैं. और सांस लेते हुए अपने को अपने ही भीतर ड्रॉप होने दीजिए, अपने ही पार्ट को ध्यान देते हुए, अपने इमोशंस को फील करते हुए. ध्यान दें कि हमें इमोशन को फील करना है, उन पूरे रॉ इमोशंस को. अपने को गुस्सा अगर आता हो तो गुस्से को फील करने दें. रिकॉग्नाइज करें कि क्या इमोशन हो रहा है. फील करें उस बॉडी को, उस बॉडी पार्ट को, उस इमोशन को. और धीरे धीरे आप एक लेयर से अगले लेयर में अपने आप उतरते जाएंगे, जैसे आपने उन स्टेयर्स में देखा. बस अपने ही भीतर आप उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं. उस इमोशन को फील करेंगे अपना. अगर टीयर्स निकलते हो निकलने दें, बिल्कुल नेचुरल हो जाए एक बच्चे की तरह, और अपने को परमिशन दे फील करने की. और अगला लेयर फील करें. लेट योरसेल्फ गो विद इन इनटू द नेक्स्ट लेयर, ड्रॉपिंग डाउन, डाइविंग डाउन डीपर इनटू योरसेल्फ. अपने ही भीतर, अपने ही अंदर, और डीपर. और भीतर अपने को महसूस करने दे वो सारे पेनफुल मेमोरीज, वो सारे पेनफुल पार्ट्स. उस पेन को अभी महसूस करें रॉ, बिल्कुल पूरी तरह दुखने दें. जिस जैसे कि आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, 5 साल के थे, जैसे उस टाइम दुखा था, या जैसे उस पास्ट लाइफ में
जिसके विजुअल आपको आ रहा है, जो पेन आपको उस टाइम महसूस हुआ था उसे अभी महसूस करें। रीलिविंग इज रिलीविंग। जब आप उस मोमेंट के साथ कनेक्टेड हैं तभी आप उसको रिलीज कर पाएंगे। और ड्रॉप करने दें अपने को अगले लेयर में। बस जैसे अंदर ही अंदर उतरते जा रहे हैं, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं अगले स्टेयर पे ऑटोमेटिकली आप अपने ही टाइम के हिसाब से उतरते जाएंगे। नाम दें इमोशन को कि मुझे क्या फील हो रहा है, जब ऐसा हुआ मुझे क्या फील हुआ उस टाइम। अगर आपके कोई बॉडी पार्ट में जो फील हो रहा है, अगर आप हल्का सा उधर प्रेशर देना चाहें, that may just help you release that feeling। अपने ही हाथ से आप एक जेंटल प्रेशर दे सकते हैं, आप एक जेंटल मसाज कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल वे से। आपकी गाइडेंस आपके अंदर से ही आएगी। उसे ट्रस्ट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। उतरते जाइए उसके ही अंदर, अपने ही अंदर, और डीपर। रीलिविंग इज रिलीविंग। इसे पूरी तरह महसूस करना ही इसे रिलीज करना है। गिव इट योर बेस्ट। कभी अगर मन में ये डाउट भी आए कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, इट्स ओके, जस्ट फील इट। डोंट लेट द थॉट इंटरप्ट, डोंट लेट द स्टोरी टेक ओवर। बी देयर फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग। पूरी तरह बॉडी में फील करते हुए ब्रीथ करें उस बॉडी पार्ट में, ताकि आप उसे पूरी तरह फील कर रहे हैं, उसे कहीं भी किसी भी तरह उससे एस्केप नहीं कर रहे हैं। यू आर योर ओन मैजिशियन। ड्रॉप विद इन योर सेल्फ। अपने ही भीतर उतरते जाएं, ड्रॉप करते जाएं। आपके भीतर लव है, वो पूर्णता है। बस वहां पहुंचने के लिए आपको अपने ही भीतर और गहरे उतरते जाना है। आप नोट कर रहे हैं अगर कोई पर्सन जो इस मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, बाद में हम इनके साथ बात करेंगे, बट अभी बस अपने इमोशन को फील करें। जस्ट लास्ट 1 मिनट इसे फील करते जाएं, फील करते जाएं, उतरते जाएं अपने ही भीतर, अपने ही भीतर। रोना आने दे, गुस्सा आता है गुस्सा आने दे, परमिशन दे अपने को कि इट्स ओके इफ आई एम फीलिंग एंग्री, इट्स ओके फॉर मी टू फील जेलस, it's okay for me to feel hatred. I'm also a human being. फील करने दें अपने को हर एक वो इमोशन जिससे आप अभी तक अपने को भी छुपाते आए हैं, अपने को ही शेम फील करते हैं कि मैं ऐसा कैसे फील कर सकती हूँ। देखने दें वो सारे इमोशंस, अपने को महसूस करने दें। Love yourself enough to feel them right now. Last 1 minute, my dear friends. पूरी तरह उसे महसूस कर रहे हैं आप, पूरी तरह महसूस कर रहे हैं।
और इसी के साथ आप जब इसमें उतरते जा रहे हैं, आप एक एम्प्टीनेस के स्टेट में जब भी आएंगे जहां आपको कोई इमोशन नहीं फील हो रहा है, बस अपने को गिरने दें, जैसे कि एक ब्लैक होल जैसी फीलिंग होगी। उस ब्लैक होल के साथ ही, उसके बियॉन्ड ही वो व्हाइट होल है, जहां बस वी आर द लाइट, वी आर द सोर्स, वी आर कनेक्टेड टू द सोर्स, वी आर द वन पर्सन, वी आर द वन बीइंग, वी आर द लव, वी आर द कंपैशन। ड्रॉप इनटू दैट, उस साइलेंस में, उस पीस में, उस बीइंग में, बीइंगनेस में। फील करें उस पीस को, उस साइलेंस को अपने ही भीतर। All the love is there inside you. बस इस गैप में, इस पीस में, इस एम्प्टीनेस में आप अपने को रहने दें। ड्रॉप इनटू दिस गैप। छोड़ दें अपने को इस गैप में, इस पीस में, इस स्टिलनेस में। This is your true nature. You are love. तत्वमसि। बस अपने को छोड़ दें इस साइलेंस में। अगर आपके थॉट्स बीच में आए, अगर कोई भी इंटरप्शन आए, बस अपने को अपनी सांस पे ले आए। आपकी सांस आपको फिर इसी स्पेस, इसी साइलेंस से कनेक्ट कर देगी। बस अपने को ढीला छोड़ते जाएं, इस ट्रस्ट के साथ, इस लेटिंग गो के साथ, इस सरेंडर के साथ। कि मेरे अंदर सारी विजडम है, ये विजडम ही मैं हूं, मेरे अंदर सब लव है, ये लव ही मैं हूं। All is within me, and this is me. Feel the deep expanse. The stillness, the silence, the love. हम 5 मिनट और इस साइलेंस में बिताएंगे।
इस म्यूजिक के साथ बस आप स्टिलनेस में रहेंगे। कुछ देर मैं भी चुप हो जाती हूँ, बस इस साइलेंस में डूबिए रहिए। इस गैप में अपने को छोड़ दीजिए पूरी तरह। बस और 2 मिनट इस साइलेंस में बिताते हुए bringing this stillness with you। ये पीस, ये लव अपने साथ, अपने भीतर महसूस करते हुए, जैसे कि अब आप इस डीपर लेयर से इन इनसाइट्स के साथ अब बाहर आ रहे हैं, उन्हीं लेयर्स के थ्रू। और जैसे ही आप उन्हीं लेयर्स के थ्रू अब आने लगेंगे, आप महसूस कर रहे हो कि आपने एक कैंप फायर बनाई है, एक कैंप फायर आपके लिए क्रिएट की गई है, बड़ी सी कैंप फायर जिसके अराउंड वो सारे लोग हैं जो इन मेमोरीज के साथ कनेक्टेड रहे हैं। इस कैंप फायर के सामने आप हो अडल्ट, आपका इनर चाइल्ड अगर आपने देखा है जो जिस मेमोरी में था, जिसको एक्सप्रेस करना हो, वो इनर चाइल्ड हो सकता है। आपका अगर कोई पास्ट लाइफ सेल्फ आपने कनेक्ट किया है तो वो पास्ट लाइफ सेल्फ होगा। और वो सारे लोग हैं, यू कैन इनवाइट ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर कनेक्टेड टू दिस मेमोरी। And just at a soul level, let yourself have a conversation with them. आप एक्सप्रेस करेंगे अपना पेन, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस एनर्जी को एक्सप्रेस होने दें, इस फीलिंग को एक्सप्रेस होने दें। पूरी तरह अपने को परमिशन दें
कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन अगर ये पर्सन अब बॉडी में नहीं है, आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, सोल के लेवल पे हम हमेशा कनेक्टेड हैं। पूरी तरह अपने को एक्सप्रेस आप करने देंगे। और जब आप एक्सप्रेस कर चुके, आप सुन सकते हैं दूसरों से उनकी स्टोरी। जब तक हम खाली नहीं होंगे, हम दूसरे को समझने के लिए या एक पूरी तरह डीप फॉरगिवनेस के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक डीप रिलीज के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब आप एक्सप्रेस कर चुके, तब आप दूसरे से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो बताएं क्या हुआ उनकी तरफ से। अगर वो एक्सप्रेस जो भी करना चाहें, just be available to listen to that. अपनी सोल की विजडम आप लेके आ रहे हैं। You may now be ready to forgive the other person completely. और हो सकता है कि आपको फॉरगिवनेस मांगने का भी मन हो, आप दूसरे से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। Your inner being knows when the story is over for you. Trust your knowingness. Trust your wisdom. You may feel like giving an embrace to the other person. जो भी बिल्कुल आपके लिए नेचुरल आए, आप उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए, उसे होने दीजिए। अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अपने से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे रोक रहा है। इट इज ओके अगर कोई इमोशन अभी भी रह गया है तो आप उसे बाद में डील कर सकते हैं, बट जस्ट लेट योर सेल्फ आस्क योर सेल्फ। जो भी अंदर से आंसर आता है उसे ट्रस्ट कीजिए। याद कीजिए कि ये एक जर्नी है। जो भी हम आज स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर नहीं भी तैयार हैं तो आगे रेडीनेस हो जाएगी। Loving yourself just how it is today. पूरी तरह अपने को एक्सप्रेस करने दें।
दूसरे की बात सुने, और इनसाइट्स लेके आए। जब आप अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप इंसिडेंट्स को सोल के विजडम से देख सकते हैं, सोल पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं। You're able to see the story behind the story, the bigger picture now. And that is how a deep forgiveness can happen. That is how you can love yourself even deeper. Just for who you are, your true being state. And you can feel that love for the others. जब आप रेडी हो दूसरे को गुड बाय कर सकते हैं, और अब बस इस लव के स्टेट में रहेंगे. Just letting yourself feel that you are this love. Breathing in love, breathing out love. This is your true nature. And whenever you feel ready, you can come back, slowly open your eyes. You can see Asha ji is already back. Wow. Wow. Thank you. I really want to put a beautiful picture. Yeah, this is sisterhood, but I really want to change my image. I don't know. I just share my experience. It's wonderful experience. Wow. 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 Archangel Michael. बताइए, शेयर कीजिए आशा जी, आपका क्या. Wow. This is सबसे पहले तो really thank you Dr. Preeti. And अभी आज today is 4th and हमारा World Women Spiritual Authors and Artists का 135th day है आज. Wow. Wow. 135th and today the day मैं पूरा का पूरा शेयर करूंगी what happened and what happened. बिल्कुल. आपको बुक के लिए बोल दिया ऑल वेल. जब कल पोस्टर बनकर आया ऑल ऑफ सडन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. रात को मैं पूरा का पूरा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ कि जितने स्पीकर्स थे आई सॉ द जर्नी बुक हो चुका. मुझे वो लगा कि इसलिए मैंने पूछा भी था आपसे कि हुआ तो नहीं है. Yeah, it was very beginning or I was not knowing Swati did that. तो फिर मेरे को हुआ मॉर्निंग में ही आपको मैं कॉल करती हूँ, बुक लेते हैं समथिंग. ऑल ऑफ सडन मेरे अंदर से आया नो इट्स ओके, नो इट्स ओके. अंदर से एकदम इनसाइट आ रहा है नो इट्स ओके. देयर समथिंग. मुझे क्या शब्द आया? देयर इज समथिंग एल्स. मुझे एकदम क्लियर आया देयर इज समथिंग एल्स. फिर मैंने सोचा कि आपके पास मैं वो वाला ऑडियो भेजूं कि जिस स्पीकर ने जो भेजा है. तो मेरे को रिटर्न शब्द दिखाई दिया नो दिस इज द जर्नी पार्ट 2. I said, this is part 2. I said, this is part 2. Is it that? I said, okay, welcome. I just say, okay, welcome. And अभी तक मतलब जितने भी स्पीकर्स आए हैं, अगर मैं सही बोलूं प्रीति, मैं मुश्किल से 5% प्रेजेंटेशंस में फिजिकली प्रेजेंट थी. अदरवाइज मैं बाद में सुनती थी. मैं उस वक्त प्रेजेंट नहीं हो पा रही थी. बस ठीक है भी हुआ. बट आई डोंट नो आज इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी जबकि मुझे भी शाम को पार्टी पे जाना था. सो इट मीन्स समथिंग इज देयर. एंड व्हेन यू स्टार्टेड द सेशन, एक सेशन होके चुका है एंड जैसे वो स्टेयर्स देखे वो मेरी लाइफ आई और मेरे सामने एकदम ऐसे हुआ मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा. जैसे इतना जबरदस्त मुझे ऐसे मेरे पूरे दोनों हैंड्स में पूरा सब करके. और यहाँ मैं ओपन बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं ब्रह्म विद्मनी आशा गुप्ता हूँ. मैं आत्मा समझती हूँ. मैं बहुत मेच्योर सोल हूँ. लेकिन जो हमारे 7 शरीर हैं, वी आर 7 बॉडीज. वी आर नॉट ओनली दिस फिजिकल बॉडीज. आपने आज ब्रेंडन वेस का देखा, उनकी इमोशनल बॉडी के अंदर ये इश्यू था जो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम में आया. मैं इस चीज को बहुत माइन्यूटली लेती हूँ फ्रेंड्स. एज वी आर इनलाइटेड मास्टर बट स्टिल वी आर 7 बॉडीज. कि मेरी हर बॉडी का क्या
सीन है, बिकॉज मैं अपने पीछे आर्कएंजल माइकल को लगा रही हूँ और महाअवतार बाबा जी से मैं ऑल द टाइम कनेक्टेड हूँ। और मुझे बाबा जी की जो संदेश है उसमें यही है कि आई एम बिकमिंग अ लाइट बॉडी, आई एम बिकमिंग लाइक हिम ओनली। जो मैं ओपनली बोलना, आई एम लाइक बिकमिंग लाइक हिम ओनली, बिकॉज ये मुझे उनके टोटल सिग्नल हैं। तो अब अगर ऐसे सिग्नल हैं मेरे पास, तो क्या मेरे अंदर कुछ भी होगा किसी भी सेलुलर लेवल पे? क्या इतना भी रत्ती भर भी नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर है तो वो निकल कर जाएगा ही जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। तो ये जो था प्रीति, जो आज निकला, जो आपके थ्रू आया, वो मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड था। जब पॉइजन दिया गया था, मैंने क्लियर देखा कि मुझे दर्द था इस बात का, अपने वालों ने मार दिया। ये मैं एक लाइफ टाइम से नहीं, बहुत लाइफ टाइम से साथ में लेकर आ रही हूँ कि हम जहाँ पे बॉर्न होते हैं, वो लोग अपना ही जना, जिसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही जना, जैसे जीसस के संग हुआ, क्रूसीफाई करने के लिए वो सामने क्यों होता है? और जब तुम उसको देखते हो कि तुम्हारा अपना जना के कारण तुम मर रहे हो, यू आर डाइंग बिकॉज ऑफ, तो वो पेन मेरे अंदर था। इट वॉज अ पेन, इट वॉज अ सम काइंड ऑफ एंगर, एंगर वॉज देयर। मैंने आज जो फील किया वो ये अपने वाला है। तो मेरे को मेरी पूरी इस लाइफ टाइम की स्टोरी आ गई, चाहे फिजिकल रियलिटी है, चाहे मटेरियल वर्ल्ड है, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अपने वाला ही तो है जो मैंने धोखा खाया है। इस पूरी लाइफ टाइम में अपने वाला मेरे सामने है, तो व्हाई नॉट अपने वाला? अपने वाला ही तो होता है, बिकॉज देयर इज नो अदर, देयर इज नो अदर। सो आई सॉ दैट। और वो जो मेरा एंगर था मेरे अंदर कि यार तुम, मतलब तुम कैसे, हाउ कुड यू? तो वो आया, व्हाई नॉट यू ओनली? तो जैसे भी ब्राइंडन बेस के हस्बैंड ने बोला, ये शायद मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, वो फीलिंग मेरे अंदर आई, शायद ये तुम्हारे, मैंने कहा मेरे लिए। सो एकदम ये आया, जीसस मुझे नजर आया और जीसस ने बोला कि व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। एक मिनट, लाइव पे आ रही हूँ, एक सेकंड में। सो आया कि व्हाई। आप म्यूट हो गए हो आशा जी, आप म्यूट पे हो अभी। या सो एकदम आया व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और एकदम ऑल ऑफ सडन मैंने ये देखा, वो कैंप फायर जल रहा है, सारे लोग मेरे सामने, और वो वाले भी जो पॉइजन दे रहे थे वो लोग भी मेरे सामने आ गए, इस लाइफ के लोग भी सामने आ गए, स्पिरिचुअल लोग, सब लोग सामने आ गए। और एकदम लेटिंग गो, किस तरह की एक मिनट में ऐसे करके, मतलब वो मोमेंट हो रहा है। या एंड जैसे होता है ना, फिर कि इट इज ऑलवेज देयर एक्चुअली में, इट इज नॉट, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज अ जस्ट कि आपको रिप्रेजेंट करना होता है, यू आर अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो आई एम बिकमिंग अ प्रेजेंटेटिव कि यू हैव टू शो कि जब भी प्लानिटरी कोई चेंज होता है, आप एक पार्टी में होते हो, पार्टी ए एंड पार्टी बी। सो पार्टी ए भी मैं हूँ, पार्टी बी भी मैं हूँ। सो आई फील लाइक दैट। और फिर मुझे क्रिकेट की एक टीम नजर आई, लाइक भारत एंड पाकिस्तान काइंड ऑफ थिंग। वो मैच खत्म हो गया है और हम लोग शेक हैंड्स कर रहे हैं, लाइक ऑल Excellent, excellent. So beautiful. Thank you so much for sharing, Asha ji. बहुत सुंदर. Yes. So there is a big smile and I'm feeling totally okay now. जो मेरे को लग रहा था मेरे को अटैक आ जाए, मतलब it was so high, it was so high. So Amazing. this moment जो आज का सेशन था, हाँ, I बिल्कुल think वो रेडीनेस आपकी, जैसे आपने, इसलिए सडनली आप बीच में जैसे बोले कि मुझे एकदम वो पेन हो रहा है और व्हाई नॉट, तो yes, यस, because I really feel कहीं ना कहीं प्रीति कि मुझे नकाब पसंद नहीं है लाइफ में। एक हम नकाब बना के बैठे हैं, okay, this is my, you know, this is me. Yeah, but this is not me, but this is also me now. What happened to me, this is also me now. So why not? And hide from whom? Hide from whom? Whom? If okay, if I'm coming live and somebody says why, so why not? Why not? Why not? Why we are hiding something? From whom we are hiding? We all are one. We all have some kind of stories or some kind of experiences. तो अगर ब्राइडन वेज एक हीलर होके, एक मास्टर होकर उनको हो सकता था, तो व्हाई नॉट? तो एक कितनी ग्रेट मास्टर के संग में मेरी लाइफ में से कितना बड़ा पार्ट निकला। सो थैंक यू, आई रियली लव यू। थैंक यू आशा जी, लवली, थैंक यू सो मच, लव यू टू, थैंक यू।